हेलो क्लास 10 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत करते हैं आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम देखना जो आपका 9 फरवरी को होने वाला विषय विज्ञान का उसके हम लोग क्वेश्चन आंसर को देखने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को अंत तक, वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अगर आप इस वीडियो को देख के जाते हो तो बहुत सा क्वेश्चन यहाँ से आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। तो आप लोग वीडियो को अंत तक, वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और साथ ही अपने सारे दोस्तों से वीडियो को शेयर भी कर देना है। तो अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे वीडियो आगे आपको मिलता रहेगा हमेशा। तो वीडियो को लाइक कर देना और आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक, वहाँ से लोग व्हाट्सएप ज्वाइन करना, कोई जैकबोर्ड से रिलेटेड सबसे पहले आपको अपडेट वहाँ भी मिलता है। लोग व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करना मत भूलना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया। चलिए फिर हम लोग एक एक करके सारे क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आपको देख सकते तो बोलता है आपका उच्च कोटि का पॉलिश किया हुआ कांच का पृष्ठ कहलाता है। तो ऑप्शन है पास कांच स्लैब्स, लेंस, दर्पण या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट का, वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दर्पण उसको बोलते हैं। ठीक है, यानी कि अगर उच्च कोटि का पॉलिश किया हुआ कांच अगर आपके पास है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, दर्पण बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि आप दर्पण देखते हो ना, उसमें उच्च कोटि का पॉलिश किया हुआ होता है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के फोकस पर एक वस्तु को रखा गया है, प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी होगी। देखो अगर किसी वस्तु को अगर फोकस पे रखा जा रहा है, किसी वस्तु कहाँ पे रखा जा रहा है, फोकस पे रखा जा रहा है, कोई भी मान लो दर्पण, आप यहाँ पे अवतल दर्पण बोला है ना, तो अवतल दर्पण कुछ इस तरीके से होता है। देखो इसके फोकस दूरी मान लो यहाँ पे है और यहाँ पे किसी वस्तु को रखा गया था। आपका उत्तल दर्पण है या फिर अवतल दर्पण, अगर फोकस पे रखा हुआ है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, सदैव सदैव अनंत पे बनता है। ठीक है, इसके कोई निश्चित दूरी नहीं है। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ केवल फोकस के लिए है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 3 का बोलता है एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षमता हमसे पूछ रहा है क्या होगा। ठीक है, तो देखिए हमारे पास क्या बोला है, अवतल लेंस बोला। अवतल लेंस की जो फोकस होता है हमारा ऋणात्मक होता है। सबसे पहले तो इसमें माइनस लगा, 20 सेंटीमीटर माइनस में हो गया। और हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है क्षमता निकालने का, फॉर्मूला बराबर होता है पी। इसको हम लोग लेंस की क्षमता को हम डिनोट करते हैं पी से। पी बराबर होता है 1/f होता है। और देखो ये हमारा सेंटीमीटर में दिया गया है, यहाँ पे हम लोग को मीटर में लिखना होता है। तो इसको हम लोग सबसे पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे। मीटर में कन्वर्ट करने के क्या करना होगा, इसको 100 से भाग देना होगा। तो 100 से भाग देने के बाद यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0 से 0 कट गया। और जब 2 को काटोगे 10 से तो आपके पास कितना बचेगा, माइनस का 0.2 बचेगा। तो यहाँ पे लिख दो 1/, में इस एफ की जगह पर कितना लिखेंगे हम लोग, माइनस का 0.2। माइनस ऊपर लिखो या फिर नीचे लिखो, बात बराबर है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ऊपर ही इसको लिख देंगे। इस पॉइंट को उड़ा के बाद यहाँ 0 आएगा। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ 2 बचा है, ऊपर में माइनस का 10 है। मान लो अभी माइनस नीचे में है। ठीक है, माइनस यहाँ पे लिख दो, उसके बाद 2 से इसको काटा तो कितना बचे 5, यानी 5 कटेगा, माइनस का 5 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, अवतल लेंस में आवर्धन बराबर होता है। अवतल लेंस में आवर्धन किसके बराबर होता है, अवतल लेंस में जो आवर्धन बराबर होता है V/U के बराबर होता है। यानी कि V जो हमारा क्या होता है, V हमारा होता है प्रतिबिंब की दूरी, बटा में हमारा आया था आवर्धन की दूरी, U मतलब आवर्धन की दूरी। आगे देखो क्वेश्चन 5 बोलता है आपसे, क्वेश्चन 5 बोलता है आपसे नेत्र गोलक लंबा होने से कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। ठीक है, लंबा हो जाएगा यानी कि फोकस दूरी क्या हो जाएगा, फोकस दूरी बढ़ जाएगा। जब फोकस दूरी बढ़ता है तो कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है, तो वो जो हमारा होता है निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 5 का। देखो क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है हमसे तीव्र प्रकाश में पुतली के आकार हो जाते हैं। देखो जैसे कि मान लो बहुत ज़्यादा लाइट है तो वहाँ पे जो पुतली का आकार होता है ना, छोटा होता है। ठीक है, अगर आप लोग बहुत ज़्यादा अंधेरा में चल जाते हो तो अंधेरा यानी कि कहीं भी कुछ नहीं दिख रहा है आपको, तो नेत्र गोलक का लंबाई बढ़ जाता है। एक चीज़ को आप लोग याद रखना, अंधेरा में बढ़ता है और बहुत ज़्यादा लाइट में क्या होता है, घटता है। तो हमसे क्या पूछा है, तीव्र प्रकाश यानी कि बहुत ज़्यादा लाइट में पूछा है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे घट जाएगा यानी कि छोटी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल 6 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है हमसे, निम्न में कौन सा मात्रक एम्पियर के बराबर होता है, कौन सा मात्रक एम्पियर के बराबर होता है। तो देखो आई बराबर हमारे पास क्या होता है, आई बराबर होता है हमारे पास Q/T होता है। तो Q का मात्रक क्या होता है, C होता है, C होता है ना Q का मात्रक, और टाइम का मात्रक सेकंड होता है। कूलाम पर सेकंड कहाँ पे है, कूलाम पर सेकंड, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऐसे तो एम्पियर किसका होता है, आई का होता है। ऐसे देखो एम्पियर आई का होता है, और आई बराबर हमसे पूछा था कि आई बराबर एम्पियर बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो एम्पियर के बराबर कूलाम पर सेकंड भी लिख सकते हैं। इस फार्मूला से हम लोग निकाल के देख लिए। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है हमसे, यदि 1 ओम के 10 प्रतिरोध समांतर क्रम में संयोजित है तो उनका परिणामी प्रतिरोध होगा। 1 ओम के 10 प्रतिरोध समांतर क्रम में श्रेणी है समावेश, यानी कि 1 प्रतिरोध, 2 प्रतिरोध, 3 प्रतिरोध, ऐसे ही कुल 10 प्रतिरोध समांतर क्रम में संयोजित है। ठीक है, तो हमसे पूछ रहे कि समतुल्य परिणामी प्रतिरोध क्या हुआ था, 1/r बराबर किसके हो जाता है, 1/1 प्लस में 1/1 हो जाएगा,
प्लस में 1/1 हो जाएगा, क्योंकि 10 है हमारे पास, इसे 10 बार जोड़े जाएंगे। तो बताओ 1/1 करो या फिर सिर्फ 1 लिखो, बात तो बराबर है। तो इसके जगह पर हम लोग सिर्फ 1 भी लिख सकते हैं। हमारे पास ऐसे ऐसे कितना है 10, यानी कि 1/r कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। यहाँ से आप लोग r का वैल्यू निकाल दो, 63 से गुना कर दो, यानी कि 10 r बराबर हमारे पास 1 हो जाएगा। और यहाँ से अगर r का वैल्यू निकालना चाहोगे तो 1/10 हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है, एक क्षैतिज सीधी तार में धारा की दिशा पूरब से पश्चिम की ओर है। किधर है, पूरब से पश्चिम की ओर। तार की ठीक नीचे स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसी होगी, ऑप्शन है मेरे पास उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, पूरब से पश्चिम, इसमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 9 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दक्षिण से उत्तर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है आपसे पृथ्वी ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। पृथ्वी की ऊर्जा का मुख्य स्रोत आपके पास सूर्य हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी 10 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है आपके पास Zn प्लस CuSO4 Zn SO4 प्लस में Cu किस प्रकार का अभिक्रिया, तो इसमें हो जाएगा हमारा विस्थापन अभिक्रिया। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि विस्थापन अभिक्रिया होगा। ये देखो Zn जो है Cu को विस्थापित करके Cu का स्थान ले लिया SO4 के साथ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। आगे 12 बोलता है आपसे चांदी के ऊपरी काली परत का चढ़ना उदाहरण है। किसका उदाहरण है, संक्षारण उसमें भी होता है। ठीक है, यानी कौन सा हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 12 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संक्षारण हो जाता है। ठीक है, जैसे कि लोहा संचारित होकर के उसमें जंग लग जाता है, वैसे ही अगर चांदी में संचारित होता है ना, तो उसमें कैसा परत लग जाता है, काली परत चढ़ जाता है। ठीक है, व्हाइट से काला होने लगता है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है आपसे, 13 है ना, हाँ, क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है आपसे अम्ल के जलीय विलयन में निम्न में से कौन सा उत्पन्न होता है। अम्ल के जलीय विलयन की बात करें तो अम्ल की अगर बात करें तो अम्ल का जलीय विलयन में हो जाएगा हमारा H+ आयन। अगर अम्ल के बदले क्षार का अगर बात करता है तो वहाँ पे क्या होता है OH- होता है। हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन में, हमसे पूछा है अम्ल का जलीय विलयन में पूछ रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा H+ आयन हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलता है हमसे, विरंजन चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है। विरंजन चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है, CaCO3 CaCl2O या फिर CaOCl2 या फिर CaHCO थ्राइस का होल ट्वाइस। आप इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 14 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, CaOCl2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 को देखते हैं। क्वेश्चन 15 बोलता है आपसे निम्न में कौन सी धातु सर्वाधिक तन्य है। निम्न में कौन सी धातु सर्वाधिक तन्य है, तो सबसे ज़्यादा तन्य होता है हमारा सोना होता है। अगर सोना ऑप्शन में नहीं है तो आप लोग चांदी को देखो, चांदी नहीं तो तांबा का देखो, कौन सा है ऑप्शन में, कौन सा है सोना दिया हुआ है, तो हम लोग सोना को सबसे पहले हम लोग प्रीफर करेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 16 बोलता है आपसे धातुओं की क्रियाशीलता का सही क्रम है। धातुओं की क्रियाशीलता का सही क्रम क्या है, सबसे ज़्यादा क्रियाशील हमारा कौन सा धातु होता है, सबसे ज़्यादा जो होता है हमारा सोडियम होता है। 16 का क्या हो जाएगा, देखो सबसे ज़्यादा हमारा सोडियम होता है, उसके बाद हमारा मैग्नीशियम हो जाएगा, उसके बाद हमारा Zn हो जाएगा, उसके बाद हमारा Cu हो जाएगा। ठीक है, इधर जाओगे तो आपका क्रियाशीलता घटते जाने का, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 17 बोलता है आपसे कार्बन की संयोजकता होती है। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, तो कार्बन देखो हमेशा आप लोग को पता होगा 4 बनाते हैं, इसका संयोजकता कितना होता है 4 होता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो तनिक सा भी अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे वीडियो चैनल के माध्यम से पैसा मिलता है। वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, काफ़ी आसान भाषा से आपको सारा का सारा क्वेश्चन में समझा दे रहा हूँ। ठीक है, देखो 18 क्या बोलता है आपसे लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम को क्या कहते हैं। देखो लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि साबुन बोलते हैं। ठीक है, लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक बोले तो आपका क्या हो जाएगा, साबुन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 बोलता है आपसे सिलिकॉन आधुनिक आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है। सिलिकॉन की बात कर रहा है, तो सिलिकॉन किस वर्ग की सदस्य है। क्वेश्चन 19 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 14 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोलता है हमारा आधुनिक आवर्त सारणी के आवर्त -2 में कितने तत्व है। -2 में कितने तत्व है, ऑप्शन के पास 4, 5, 8, 10। इसका राइट आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर 20 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 8 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 21 बोलता है आपसे विषमपोषी जीव अपनी उत्तरजीविता के लिए प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से आश्रित रहते हैं। किस पर आश्रित रहते हैं, कैसे जीव, विषमपोषी जीव। तो इसका राइट आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर 21 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हरे 100 पोषी पौधों पर आश्रित रहते हैं ताकि उनको भोजन मिल सके। 22 देखो पौधों के वायवीय भागों से जल के वाष्प के रूप में की क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है वो क्रिया, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वाष्प उत्सर्जन कहलाती है। ठीक है, वाष्प के रूप में अगर बोले जल वाष्प के रूप में तो वाष्प उत्सर्जन हो जाएगा। 33 देखो दो तंत्रिका कोशिकाओं के
मध्य खाली स्थान को क्या बोलते हैं हम लोग? सिनेप्स बोलते हैं। कहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग याद रखना। 24 बोलता है मानव में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है। बुद्धि एवं चतुराई की बात करें तो आपका अग्र मस्तिष्क है, जो कि आपका सेरिचम यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, जो कि आपका अग्र मस्तिष्क में ही होता है। 25 बोलता है आपसे अंडाणु निषेधित होता है। अंडाणु निषेधित कहाँ होता है? ऑप्शन के पास योनि में, गर्भाशय में, अंडाशय में या फिर फिलोपियन नलिका में। इसका राइट रहेगा क्वेश्चन 25 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फिलोपियन नलिका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 26 बोलता है आपसे नर युग्मक तथा मदर युग्मक के संयोजन से बनता है। क्या बनता है? तो हमारा बनता है ऑप्शन के पास युग्मनज, अंडाणु, शुक्राणु, बीज। इसका राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 26 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि युग्मनज बोलता है। ठीक है, जाइगोट इंग्लिश में बोले तो। क्वेश्चन नंबर 27 बोलता है अवशेषी अंक का उदाहरण। अवशेषी अंक का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इनमें से सभी कौन कौन सा है? कर्ण, प्लव की पेशियाँ, पुच्छ, कशेरुकाएँ, निषेचक पटल। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 28 बोलता है किसी जीव के निषेचक पर किसका प्रभाव पड़ता है? किसका प्रभाव पड़ता है? केवल पैतृक डीएनए का या फिर केवल मातृक डीएनए का, फिर ए बी दोनों का, यानी कि सिर्फ पापा का प्रभाव पड़ता है फिर माता का प्रभाव पड़ता है? कौन सा हो जाएगा? दोनों का ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। क्वेश्चन 29 क्या बोलता है आपसे? ओजोन परत का अवक्षय करता है। ओजोन परत का अवक्षय कौन करता है? CFC, DDT, ATP, NADT। इसका राइट आंसर क्या? क्वेश्चन 29 का CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 30 बोलता है आपसे लास्ट प्रश्न, विश्व में सबसे तेजी के साथ घटता जा रहा प्रकृति कौन सा है? घटता जा रहा प्रकृति कौन सा विश्व में सबसे तेजी के साथ? जल, वन, पवन, सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश तो कभी नहीं हो सकता। आगे तो क्वेश्चन 30 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि वन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वर्णमूलन अभी टॉप पे है। तो इस वीडियो में हम लोग केवल 30 प्रश्नों को देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में लोग सब्जेक्टिव प्रश्नों को भी देखेंगे। तो अभी तक वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मतलब कि ऐसे वीडियो चैनल के माध्यम से मतलब वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो।